हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 22 को आज हम देखेंगे और इसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर हमने पूरा रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मॉडल बनाया भी था और बनाकर तो उसको पूरा डिटेल में जो है समझा था कि किस तरीके से दो रिक्वायरमेंट या दो से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करती हैं और किस तरीके से उस इंटरेक्शन को डील किया जाता है। ये चीज़ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन क्या होता है और उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन की तरफ चलते हैं। Disagreement about requirements are inevitable when a system has many stakeholders. Conflict are not failures but reflect different stakeholders needs and priorities. देखें, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको 8 से 10 फीचर्स डालने हैं तो उनमें से हो सकता है कि एक पहले 2 फीचर जो थे वो किसी और के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और दूसरे फीचर किसी और के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कोई कहेगा कि ये वाले फीचर पहले बना दो, कोई बोलेगा कि नहीं ये पहले बना दो। हो सकता है कि कोई एक स्टेक होल्डर उठ के बोले कि नहीं, फलाने फीचर की ज़रूरत है ही नहीं, आप इसको ख़त्म कर दो। पॉसिबल है उसके लिए वाकई उनकी ज़रूरत ना हो लेकिन किसी दूसरे के लिए हो। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आया करते हैं। Requirement negotiation is the process of discussing requirement conflicts and reaching a compromise that all stakeholder can agree to. अब इस negotiation के प्रोसेस के अंदर जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है हम इसी को डील करते हैं। हम कैसे डील करते हैं इस प्रॉब्लम को? हम इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बिठाते हैं, उनको बिठा कर तो उनके साथ वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, अभी कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस लेक्चर को पॉज करके लास्ट लेक्चर पहले देख लें ताकि ये लेक्चर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको बिठाते हैं और उनको बिठा के तो उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स जितने भी किस्म के होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हो सकता है कोई एक बोल रहा हो कि यार ये वाली रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दो, ये रहने दो। दूसरा बोल रहा होगा कि नहीं ये दोनों रहने दो, वो पहले वाली ख़त्म कर दो। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स आप उनको बिठाते हो और उनको बिठा कर उनकी आपस में डिस्कशन भी करते हो और आप भी उनको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हो कि यार आप ये कह सकते हो कि यार जब 2 बंदे लड़ रहे हैं कि ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हो कि यार मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा कि ये चीज़ निकाल दो और ये रहने दो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि नहीं, आप जो है दोनों आपस में लड़ाई ना करें, आप दोनों ही फीचर्स रहने दें, एक की भी इस फर्स्ट वाले की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी और सेकंड वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि वो आपकी बात को प्रायोरिटी देंगे और एग्री करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप इंजीनियर हैं, आप उनके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आप क्या करते हो कि नेगोशिएशन के स्टेज पे आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते हो और उसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स जिनमें कन्फ्लिक्ट होता है, जो कि आपने रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स में देख लिया होता है, आप उन सबको उनके साथ डिस्कस करते हो। डिस्कस करके उन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हो, उनकी आपस में डिस्कशन करके करवा के और ख़ुद उनके साथ डिस्कशन करके। इन प्लानिंग अ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लीव इनफ टाइम फॉर नेगोशिएशन। फाइंडिंग एन एक्सेप्टेबल कंप्रोमाइज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। जब भी आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस प्लान कर रहे होते हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपने एक स्पेशल अमाउंट ऑफ टाइम जो है रिजर्व करके रखनी है इस नेगोशिएशन वाले स्टेज के लिए, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। डेफिनेटली हो सकता है कि जो आपका कस्टमर हैं वो जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं एक सॉफ्टवेयर के, उनकी रिक्वायरमेंट्स के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, हो सकता है कि वो विद इन फ्यू मिनट्स ही आप बैठ के रिजॉल्व कर दो। हो सकता है कि वो उनकी आपस में इतनी बहस शुरू हो जाए, वो एक दूसरे के लिए इतना अना का मसला बना लें कि वो इशू डील करते करते, वो इशू रिजॉल्व करते करते ही आपको 2 दिन लग जाएं। तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता आप डेफिनेटली आगे सॉफ्टवेयर का काम नहीं चला सकते। तो इसलिए आपको इस रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन के फेस के लिए स्पेशली टाइम रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए ताकि आप किसी फाइनल स्टेज पे पहुंच सकें कि वो कन्फ्लिक्ट दूर कर सकें कि क्या रखना है, क्या निकालना है और किस किस चीज़ पे आगे हमने फर्दर सॉफ्टवेयर पे काम करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे फाइनल करने के लिए टाइम रखना पड़ता है आपको। अब आगे हम देखते हैं कि नेगोशिएशन की स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है रिक्वायरमेंट डिस्कशन। रिक्वायरमेंट विच हैव बीन हाईलाइटेड एज प्रॉब्लमेटिक आर डिस्कस्ड एंड द स्टेक होल्डर इन्वॉल्व प्रेजेंट देयर व्यूज अबाउट द रिक्वायरमेंट।
अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है, आप उनको हाईलाइट करके आपने रखा हुआ तो होता ही है। वो कैसे कब हाईलाइट करते हो आप? लास्ट लेक्चर में जो हमने रिक्वायरमेंट इंडक्शन मैट्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर हमने ये हाईलाइटिंग करना सीखी थी। जिसके अंदर कंट्राडिक्शन आ रही थी, जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट आ रहा था, उसको हमने हाईलाइट करके अलग कर लिया था। तो वो तमाम हाईलाइटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको बैठ के डिस्कस करते हो। फिर आप ये देखते हो कि वो रिक्वायरमेंट जिसमें कोई कन्फ्लिक्ट है, जिसमें कोई मसला है, वो दी किसने थी, कौन से स्टेक होल्डर ने। आप बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के सामने उस स्टेक होल्डर से पूछते हो कि यार आपने ये जो रिक्वायरमेंट दी है ये किस माइंडसेट के तहत दी है। डेफिनेटली अगर उसने रिक्वायरमेंट दी है एक सॉफ्टवेयर के लिए तो वैसी तो नहीं दे दी होगी, उसने कुछ सोच समझ के ही दी होगी। आप उसका माइंडसेट जानने की कोशिश करते हो। अगर उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो रिक्वायरमेंट वाकई एक्सेप्टेबल है तो फिर आप बाकी लोगों को उस पर एग्री करते हो कि यार ये ठीक कह रहा है बंदा, आप इस सॉफ्टवेयर के फीचर को रहने दें, इसको निकलवाएं मत, और ये एक अच्छा फीचर है, इसकी जगह कोई दूसरा फीचर जिसके साथ ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है आप उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो वो कर दो, इसको रहने दो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरीके से उस पर आप डिस्कशन करते हो। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक आदमी एक पॉइंट आपके हाथ में दे रहा है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप उसको डिस्कशन करने का या अपना पॉइंट के ऊपर अपने व्यूज़ पुट करने का ऑप्शन देना तो चाहिए। तो आप रिक्वायरमेंट डिस्कशन के स्टेज पे यही करते हो। नेक्स्ट स्टेज पे आप आते हो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन। इसमें क्या करते हो, डिस्प्यूटेड रिक्वायरमेंट आर प्रायोरिटाइज्ड टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स एंड टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब आप यहाँ पे क्या करते हो कि रिक्वायरमेंट का जितनी भी जो डिस्प्यूटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको लेकर आप नेगोशिएशन के स्टेज पे आए होते हो, आप उसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन करना शुरू करते हो। आप देखते हो कि इनमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने पहले करना है, ऐसी कौन सी हैं जिनको आपने बाद में करना है। क्योंकि देखें सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा से कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरीके की होती हैं जिनको आप लास्ट स्टेज पे जाके फुलफिल करने के लिए छोड़ देते हो। कुछ ऐसी होती हैं जिनको पहले करना लाजमी होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको किए बगैर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकती जिनको आपने फर्स्ट पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्वायरमेंट थी R1, एक थी R2, एक थी R3 एंड एक थी R4। अब R4 ऐसी थी जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हामिल नहीं थी तो मैंने उसको लास्ट पे डाल दिया कि मैं इसको लास्ट पे देखूंगा। ठीक है, अब मैं R2 को फर्स्ट पे करना चाह रहा हूँ। जब मैं R2 करने बैठता हूँ तो पता चलता है कि R2 को फुलफिल करने के लिए R1 होना लाजमी है। ठीक है, जब R1 होना लाजमी है तो R1 ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगी। तो इसको रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन करना कहते हैं, और इसके अंदर आप बैठ के ये चीज़ें डिस्कस करते हो क्योंकि ये चीज़ें स्टेक होल्डर के भी नज़र में होनी चाहिए। अब आपको पता है कि R2 को फुलफिल करने के लिए R1 पहले करना लाजमी है। अगर आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बताओगे तो डेफिनेटली इस चीज़ पे माइंड करेंगे कि जब आपको कहा था कि आप पहले R2 को फुलफिल करें तो आप R1 क्यों लेके बैठ गए। तो कम से कम उनको पता तो होना चाहिए इस बात का। अच्छा, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट। Solution to the requirements problems are identified and a compromise set of requirements are reached. Generally, this will involve making changes to some of the requirement. अब रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट क्या होता है? जब आपने डिस्कशन कर ली फर्स्ट फेज में, सेकंड स्टेज पे आपने प्रायोरिटाइजेशन कर ली, तो तीसरे स्टेज पे आप जाके क्या करते हो कि आपने वो डिस्कशन और प्रायोरिटाइजेशन के बाद जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए होते हैं आप उन सब के ऊपर एग्री करवाते हो उस पूरी टीम को जो वहाँ पे बैठी होती है, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल होते हैं। आप उन सबको एग्री करवाते हो, और जब भी ये एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट वाला स्टेज आता है तो इसके रिजल्ट के अंदर एक तो सबको एग्री कराया जाता है, और दूसरा ये कि कुछ माइनर किस्म की चेंजिंग्स भी की जाती हैं रिक्वायरमेंट्स में। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जब आप प्रायोरिटाइजेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर जब आप बाकी लोगों को एग्री करोगे तो कुछ बताएंगे कि इसको प्रायोरिटी पे रखो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, तो वो चेंजिंग आप करोगे। फिर जब आप डिस्कशन करने बैठोगे किसी भी ऐसी रिक्वायरमेंट पे जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसमें भी चेंजिंग कभी कभार आपको करनी पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट के स्टेज पे आप दो ही काम करते हो, जो भी चीज़ें एग्री की गई हैं उनको लिख लेते हो और फाइनली किसी नतीजे पे पहुंच जाते हो कि हमने सॉफ्टवेयर में करना क्या क्या है, और अमूमन इस नतीजे पे पहुंचते हुए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपने गैदर की होती हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स भी करते हो। तो ये होती है आपकी रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन की 3 स्टेजेस। अब इसके बाद कुछ मैं कमेंट्स देना चाहूँगा रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन के जो आपका जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर, कि अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में फोर्स देयर प्रायोरिटीज ऑन अदर स्टेक होल्डर्स। अब अगर 3 से 4 स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी में भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी जिसका ज़्यादा किरदार होगा उस कंपनी में जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो। तो हो सकता है कि वो ये चाहे कि मैं किसी भी तरीके से जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को टॉप पे रखवा लूँ और अपनी बात मनवा लूँ,
बाकियों को जो है चुप करवा के, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपसे मनवाना चाह रहा है अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का असर डाल के वो सही ही हो, वो अमूमन गलत भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो लो लेवल पे बैठ के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं वो नीड्स को अक्सर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। एंड यूज़र में भी रेजिस्ट दी चेंज। अच्छा, एंड यूज़र कौन सा होता है? आपके सॉफ्टवेयर के सामने बैठ के जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा उसको आप एंड यूज़र कहते हो, ठीक है। जो बिल्कुल ही आपके सॉफ्टवेयर के सामने, आपके कंप्यूटर के सामने बैठ के उस सॉफ्टवेयर को चलाएगा, वो क्या करेगा? वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। डेफिनेटली एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि जब भी किसी चीज़ में चेंजिंग आती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि यार जो पुराना तरीका था, जो हमने सीखा हुआ है, जिससे हमारा सिस्टम चल रहा है, जिससे हमारा काम चल रहा है, वो चलाए रखते हैं। छोड़ो, नई चीज़ की तरफ जाएंगे, दोबारा सीखना पड़ेगा, सीखने में मुश्किल होगी, हाथ बैठने में टाइम लगेगा। तो एंड यूज़र इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए वो क्या करता है कि वो न्यू अपग्रेडेशंस को आने से रोकने की कोशिश करता है। तो आपने जब रिक्वायरमेंट के अंदर जब आप निगोशिएशन कर रहे होंगे तो आपने एंड यूज़र के तरफ से आने वाले इन पॉइंट्स को भी माइंड में रखना है कि अगर ये एंड यूज़र है और ये किसी चेंज को रोक रहा है तो पॉसिबल है कि उसके पीछे ये रीज़न हो। कन्फ्लिक्ट शुड नॉट बी व्यूड एज फेलियर्स, दे आर नेचुरल। अब अगर कन्फ्लिक्ट्स, रिक्वायरमेंट्स जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी और उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आ गए, तो इन कन्फ्लिक्ट्स को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी इस चीज़ का सिंबल नहीं है, इस चीज़ का साइन नहीं है कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ये नेचुरल है। जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, आप स्टेक होल्डर्स के से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स आया करते हैं और ये नेचुरल है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर फेलियर की तरफ जा रहा है। आपकी सक्सेस इसमें है कि आप इन कन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से, उन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए रिजॉल्व करें जो अभी तक आपको बताए हैं, और उन्हीं स्टेजेस के ऊपर से गुजर के रिजॉल्व करें जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी हैं। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको ये लेक्चर समझ ना आया हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप इसको फॉलो करके मुझसे इस लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा नीचे लिखा हुआ है, काइंडली इसको लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें कि आप कौन सा लेक्चर आ रहा है और हम कौन कौन सी सीरीज़ शुरू करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की सीरीज़ के लिए हमने ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इन्हीं लेक्चर्स की जो स्लाइड्स हैं PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने ही जैसे बाकी स्टूडेंट जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं उन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, आप उनके साथ जाके किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।